चलिए बेटे, हाँ तो क्या दे रखा है सीक्वेंस सीरीज की क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्या दिया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर इज पी स्क्वायर प्लस 1, द सम ऑफ 2p प्लस 1 टर्म ऑफ दिस सीरीज कैन बी एक्सप्रेस एज। ठीक है, तो आपसे क्या रखा है कि सम ऑफ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। जब हम कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात करते हैं तो इसका मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा अपना 1। हाँ, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर में आपका डिफरेंस हो गया d इक्वल टू 1 हो गया बेटे। तो अगर 1 है, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, फर्स्ट टर्म है आपका पी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है पी स्क्वायर प्लस 1। सर आप स्क्रीन पर कुछ लिख रहे हो, मतलब कुछ दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। एक सेकंड, मतलब आपने हेडिंग और क्वेश्चन 1 लिखा है उतना दिख रहा है, अभी उसके दिख रहा बाद है? अब दिखा है। हाँ, हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन में दिया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर इज पी स्क्वायर प्लस 1, द सम ऑफ 2p प्लस 1 टर्म ऑफ दिस सीरीज इज। ठीक है, तो अब आपके पास कंसेक्यूटिव टर्म से मुझे मिल गया कि भाई इसका जो डिफरेंस होगा वो 1 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म पी स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म आपके पास 2p प्लस 1 दे रखा है। आपसे कह रखा है कि भाई सम क्या होगा। तो अगर मैं सम की बात करूं तो क्या हो गया, 2p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n/2 हो जाएगा। सही है, फर्स्ट टर्म क्या 2a, तो 2a की जगह क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई डी, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई डी। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 2p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आपको 2p स्क्वायर मिलेगा प्लस 2 मिलेगा, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या मिला 2p। क्लियर है बेटे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2p प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑफ p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। क्लियर है, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। तो ये है हाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है इफ a1 a2 a3 डॉट 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 आर इन AP सच दैट a1 प्लस a5 प्लस a10 समथिंग आपके पास टर्म्स दे रखे हैं और वो 225 के इक्वल है। ठीक है, a1 a2 a3 ये जो टर्म्स है ये AP में है। अगर ये टर्म AP में होंगे और इसके साथ क्या दिया है, a1 प्लस a5 प्लस a10 a15 a20 और लास्ट टर्म है आपका a24। सही है, और ये है आपका 2 2 5। तो आपसे पूछा गया है कि भाई a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके a24 तक का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। ठीक है बेटे, क्वेश्चन समझ में आया। a1 a2 a3 ये AP में है आपका, a1 a5 a10 a15 इस तरह से आपका जो समीशन का रखा है वो किसके इक्वल है, 225 के इक्वल है। तो आपसे पूछा है कि भाई a1 से a24 तक अगर ऐड किया जाए तो ये किसके इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हाँ तो इसमें हम ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं क्या, आप ये देखो, मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ a1 को अगर a बोलूं, a2 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा a23 की अगर मैं बात करता हूँ तो a23 क्या होगा, a प्लस 22 इंटू डी, और a24 कितना हो जाएगा आपका, a प्लस 23 इंटू डी। क्लियर है बेटे, ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, AP की प्रॉपर्टी क्या होती है, टर्म विच इज इक्वी द सम ऑफ द टर्म विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग और एंड, the sum of the term which is equidistant from beginning or end is always constant। ठीक है, और वो किसके इक्वल होती है, आपका देखो फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे a प्लस यहाँ पे कितना है 23 है, और ये वाला टर्म है ना 24 है, और 24 वाले में कितना आएगा, a प्लस 23 डी आएगा, और फर्स्ट वाले टर्म में कितना आ रहा है a। अगर दोनों को आप ऐड करोगे a1 प्लस a24 तो आपको क्या मिलने वाला है 2a प्लस 20। सिमिलरली अगर a2 प्लस a23 को मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे a है, इसमें a है, तो कितना होगा 2a होगा।
और यहाँ Plus पे डी 22 है D. और 22D, कितना हो गया टोटल? 23D. डी। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे आने वाला सम और इसमें आने वाला सम जो है वो दोनों में सेम आ रहा है। क्लियर है? दोनों में जो सम आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है बेटे, है ना? हाँ. तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे जो आपके पास टर्म दे रखा है, इसका मतलब सिमिलरली यहाँ पे भी यही मैं अप्लाई कर सकता हूँ, a1 प्लस a24, सही है? इन दोनों को ऐड किया जाएगा और आप देखो 5 और 20, सही है? आपको कैसे पता चलेगा कि जो टर्म है वो बिगनिंग और एंड से इक्वी डिस्टेंस पे है? इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे a1 है और ये 24 है, दोनों को ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, 23 प्लस 2 ऐड करो कितना होगा? 25 होगा। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली a1 और a24 दोनों को ऐड करो तो ये 25 हो रहा है, 5 और 20 को ऐड करोगे कितना होगा? 25। 10 और 15 को ऐड करोगे कितना होगा? 25। इसका मतलब ये जितने भी टर्म हैं ये सब इक्वल हैं कि नहीं? a1 प्लस a24 का वैल्यू जितना होगा उतना ही वैल्यू वही आपका होगा a5 A2 प्लस A23. a20 का होगा, और इतना ही वैल्यू किसका होगा? a10 प्लस a15 का। ठीक है? तो ये अगर तीनों वैल्यू हाँ. सेम है तो इसको मैं 3 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a24 लिख सकता हूँ क्या? और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 225 के इक्वल। तो a1 प्लस a24 इक्वल टू क्या हो गया? 225 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से कैंसिल आउट करोगे? 75. 75. ठीक है। अब आप ये देखो a1 से लेके a24 तक का अगर आपको ऐड करना है तो कितने पेयर फॉर्म हो रहे होंगे यहाँ पे? a1 a24 टोटल 24 है तो कितने पेयर फॉर्म होंगे? 11 पेयर और A12 बचेगा ना. अरे बेटे टोटल 24 है तो पेयर बनाओगे तो कुछ बचेगा? अगर 6 लोग हैं पेयर बनाएंगे तो कुछ बचेगा क्या? ना. नहीं बचेगा ना? 12 पेयर बनेंगे ना. हाँ 12 पेयर बनेंगे, राइट। तो इस वाले टर्म में टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बनने वाले हैं? 12 पेयर बनने वाले हैं। और a1 प्लस a24 का वैल्यू मैं जानता हूँ कितना है? ये 75। तो इसका मतलब इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, आ गया आंसर। ठीक है? कितना आ जाएगा? 750 और 150, 850 आना चाहिए. 800 900 हाँ 900. क्लियर है? आ गया सर आंसर डी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द सीरीज 1 बाय लॉग। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लॉग तो पढ़ लिया आप लोगों ने, हाँ. तो log 2 बेस 4 दिया है, 1 बाय log ऑफ 4 बेस 4, 1 बाय log ऑफ 4 बेस 8 प्लस 1 बाय log ऑफ, ठीक है, समथिंग इस तरह से। सर ये AP लिख दो ना डायरेक्ट. 1/2 2 की 1/1. पावर n 4 ऐसे लिख देते हैं। हाँ अब हाँ. बोलो बेटे क्या कह रहे हो? इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना. log 4 बेस 2 को 2 लिख के उसको 1 लिख के ऐसा हाफ 1 और ऐसा. हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता क्या? log ऑफ 4 बेस log 2, 4 हाँ. base log ऑफ log 4 log बेस 4 4 base 4 और log ऑफ log 8 log बेस 8 base 4 बेस 4. और इसी तरह से so लास्ट on। वाला क्या होगा? log टू दी पावर n। ठीक है? तो अगर log है एडिशन है तो सभी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे। add 2 2 मल्टीप्लाई plus ना 4 सर. plus 8 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई. 4 मल्टीप्लाई हाँ. 8 multiply up to 2n. n हो जाएगा। तो इसे मैं log ऑफ 4 2 की पावर में 2 की पावर 1 2 की पावर 2 1 2 की plus पावर 3 से लेके n तक का आएगा। up to n. ठीक है। अच्छा तो ये जो 4 है इसमें अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ 1/2 हाँ log 2 बेस. ठीक है? 1 ही आंसर आएगा वो. हाँ, 1 raised और to. यहाँ पे जो पावर है इस पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ? n n+1 डिवाइडेड बाई 2। हाँ. हाँ
तो ये पावर तो वो सामने पावर आ आगे आ जाएगा, जाएगी। तो n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो कितना हो गया हाँ फाइनली n प्लस n वन plus 1 by 4। बाई 4। ठीक है, डी ऑप्शन डी। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, इफ a एंड b आर pth और qth टर्म, ये ऐसा तो क्वेश्चन हमने कर लिया वैसे। सर ये एग्जाम में पूछा हुआ है, चलेगा नहीं कराओगे तो। हाँ तो ये आप खुद से कर लेना। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फिफ्थ देखो तो क्या दिया है, a1 का वैल्यू 2 दिया है, a n प्लस वन बाई ए एन इक्वल टू 1/3 है। ठीक है, सही है। क्या फॉर्म कर रहा होगा ये क्वेश्चन, देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 a1 का वैल्यू आपको 2 दिया है, यानी फर्स्ट टर्म 2 है, देन सर सम पूछा है A1 to A20 का। a एन ये जो वैल्यू है ये 1/3 है, और आपसे कह रखा है समीशन r इक्वल टू 1 to 20 a 20 of r। AR। ठीक है, अच्छा सर तो इजी यहाँ होगा पे ना। आपको देख के ना, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या है। हाँ n की जगह 1 पुट करना है, A1 दिया हुआ है, नीचे 2 आ जाएगा, उससे A2 मिल जाएगा। a2 मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। ये a n प्लस वन है, हाँ ये वन ऐड नहीं किया है मैंने, a n प्लस वन डिवाइडेड बाई a n है। ठीक हाँ है, सफिक्स में। अच्छा जीपी में क्या होता है, जीपी में तो मतलब बेटे जीपी की डेफिनेशन में क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसा होता है। AR क्यूब ठीक अप है, टू AR तो है। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं, जीपी के डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कि द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म आर ऑलवेज कांस्टेंट। पर सर ये तो AP का सम है ना। ये एपी का सम है, ए एन प्लस वन, मगर यार एपी का सम है मगर जीपी में दिया हुआ है, आप ये सर देखो तो। AN plus 1 नहीं है, AN plus 1 पूरा एक साथ होगा। n+1 नहीं सर, एक ही नीचे n plus मतलब, 1 होगा, ये नीचे क्योंकि बेस में n n की plus 1 वैल्यू होगा। हम एन प्लस 1 वन रख दे। हाँ हाँ बाई ए अपॉन A है, है तो n की वैल्यू 1 रख दे तो A2 इक्वल्स मिल टू, जाएगी ना, 2/3। ऐसा है बेटे ये। सर आप हाँ n की जगह 1 पुट करो शायद तो आप A2:A1 हमको 1/3 मिल जाएगा, मतलब डिफरेंस भी हम ले सकते हैं। A2 1 है और A1 3 है, ए एन प्लस वन, तो अब देखो ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एपी है, नहीं, फॉर मॉड्यूल ए में दिखाया सीक्वेंस ये बोला है गया है। एपीएस। नहीं नहीं, वो तो ऊपर लिखा है सेक्शन में, नीचे क्या फॉर ए लिखा है, फॉर ए सीक्वेंस लिखा है। सीक्वेंस ए वन इक्वल टू 2 और ए एन प्लस वन बाई ए एन इक्वल टू कितना 1/3। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आपकी जीपी की डेफिनेशन नहीं है क्या ये आपका कंजुगेटिव टर्म, इन दोनों टर्म का जो रेशियो है 1/3 है, अगर आपने a1 की जगह पुट वन भी पुट किया तो ये आपको 2/a1 मिलेगा, इसका वैल्यू हाँ 1/3 होगा। अगर आपने यहाँ पे 3 पुट किया तो 3/2, ये तो 4 पुट किया, हाँ देखो 3 पुट करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जितने भी हाँ टर्म का जो रेशियो है वो फिक्स है कि नहीं, हाँ। तो ये एपी है या जीपी है। ऐसे तो जीपी हुई पर वो एपी में हाँ दिया है सर। वो अलग बात है, चलो फॉर ए सीक्वेंस इसीलिए लिखा ना उन्होंने। ठीक है, हाँ तो ये अपना जीपी है। अगर ये जीपी है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आर हो गया अपना, है ना, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या आप nth टर्म भी निकालोगे तो ए आर टू दी पावर n माइनस वन होगा, और ए एन प्लस वन वाला टर्म ये होगा। तो ए आर टू दी पावर n को अगर आपने ए आर n माइनस वन से डिवाइड किया तो आपको r मिलेगा। तो r का वैल्यू 1/3 है, फर्स्ट टर्म आपका कितना हो गया 20। तो वो अगर मुझे दिया हुआ सम है कैलकुलेट 2। करना है तो सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म है ना 1 माइनस नंबर ऑफ टर्म 20 है, तो 1/3 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। तो यहाँ से आपको 2 डिवाइडेड बाय 2/3 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल गया 3 की पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 20, ऐसे लिख सकते हो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो 3 की पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/3 20 है ना, तो into 3। 19 हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ तो ऐसा सर करने हाँ से पहले 21 देखो, हाँ 19। और
अगर ऐसा 3 आंसर की नहीं दे पावर रखा है तो आपका इसे आप डिवाइड कर लो, है ना, 3 की पावर 20, तो यहाँ 3 आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3 की पावर सर 20। ये आंसर बी ऑप्शन से मैच करेगा ना? बिल्कुल मैच करेगा बेटे, देखो वैसा ही बना दिया मैंने यहाँ से, है ना। हम्म। हमें शुरू में ही कॉमन नहीं लेना चाहिए था, यहाँ पे कॉमन नहीं लेते तो डायरेक्टली आंसर आ जाता। वो तो कोई issue नहीं। चलिए अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 6, उसमें ए आर स्क्वायर दिया हुआ है 4। थर्ड टर्म दे रखा है, ए आर स्क्वायर दिया, प्रोडक्ट ऑफ कितने टर्म पूछ रखे हैं, 5 टर्म्स। 5 टर्म्स पूछ रखे हैं। डायरेक्टली हो जाएगा, ए आर स्क्वायर आपको 4 दिया है और 5 टर्म का प्रोडक्ट बोला है, तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब ए आर और क्यूब ए आर 4। 4 तक का हो गया, सही है। ए की पावर कितना हो गया, 5 हो गया, आर 5 की हो गया पावर और क्या वो होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10, 4, 10 मतलब हो इंटू जाएगा। कर दे रहे हैं। हाँ, ए की पावर 5, आर की पावर 10, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए आर स्क्वायर की ए पावर, आर 5। हाँ तो 5 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 4 क्लियर 16 है, 24। हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 7 S इज द सम ऑफ इनफाइनाइट, एस एन दिया है, एस एन एस दिया है। Sn दे रखा है, ठीक है, वो फर्स्ट टर्म दे रखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म आपसे पूछा गया है, ये तो ठीक है, सर अब हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा तो छोड़ दूंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला से ही है सर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए एंड द गामा एंड डेल्टा बी द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस बी, द नंबर ऑफ नंबर्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, देन ए बी सी का वैल्यू आपसे पूछा गया, कर सकते हो। नहीं, आप करके दिखाओ सर ये। चलिए देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, अल्फा और बीटा रूट से दे रखे हैं, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए, इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। दूसरा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस बी प्लस इक्वल टू बी, 0, इसके भी दो उसका रूट गया हैं, डेल्टा और डेल्टा हाँ और गामा। गामा, ठीक है। अब क्या है कि ये इंक्रीजिंग ईपी वो सॉरी जीपी बना रहे हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये जीपी फॉर्म कर रहा है। तो जीपी में अगर मुझे 4 टर्म लेने हैं, सही है ना, तो 4 टर्म मैं ले सकता हूँ, आया ना, ठीक है। या तो आप ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे भी ले सकते थे आप, और आप 4 टर्म के लिए ए आर क्यूब ए बाई आर, ए ए आर आर और ए आर यार ऐसा क्यूब। भी ले हाँ सकते हो, आया ना। हाँ तो अब आप ये देखो, यहाँ पे आपके पास ये वाला वैल्यू तो गिवन नहीं है ना, ए गिवन नहीं, मगर सी तो दिया है ना, ये तो दिया है, तो सम ऑफ रूट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ अल्फा प्लस बीटा, तो वो माइनस बी होगा, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 और गामा प्लस डेल्टा अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12। ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू तो मुझे दिया हुआ है। अभी ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं, अगर ये जीपी फॉर्म करते हैं तो देखो पहले दो टर्म को अगर मैं ऐड करूँ ए प्लस ए आर, तो ए प्लस ए आर का वैल्यू 3 है, और सेकेंड जो वैल्यू है ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इसका जो वैल्यू है ये कितना आपका 12 दिया है। क्लियर है बेटे, ठीक है ना। तो अब आप हाँ ये सर। इस वाले वैल्यू को मैं ए कॉमन ले लूंगा तो ये 1 प्लस आर हो जाएगा, और यहाँ से आपने अगर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये, और ए कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1 प्लस आर, दोनों को डिवाइड कर लें, तो 12 डिवाइडेड बाई अगर आप 3 करोगे तो आपको बस आर स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से आर इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2 आर है। क्लियर है, ठीक है। अब इंक्रीजिंग एपी है कि नहीं, सॉरी इंक्रीजिंग जीपी है, प्लस 2 ही होगा। हाँ तो इंक्रीजिंग जीपी है, इसलिए हम क्या लेंगे, +2 लेंगे, है ना। तो आर का वैल्यू सॉरी आर का वैल्यू आ गया, तो ए का वैल्यू भी आ जाएगा, 1 + 2 = 3, तो ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 1 आ गया।
तो अगर ए का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू आपको पता है, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ए का वैल्यू दिया है 2। देखो तो ए प्लस आर इक्वल टू 3 लिया हमने, और आपका ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है ना, देखो तो हेलो, A3 है नहीं हो रहा सर, ऑप्शन में, नहीं हो रहा एक मैच। है। ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, देख लो एक बार। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 दे रखा है, तो हमने इतना इक्वल टू 3 लिया और आपने इसको डिवाइड कर दिया है ना, इसे ए प्लस ए आर ले लिया, इतना इक्वल टू 3 ले लिया, दूसरा ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब ले लिया, है ना, गामा प्लस बीटा। ठीक है, तो यही ऑर्डर दे रखा है, तो यहाँ से ए आर स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो 1 मिलेगा, आर मिलेगा। यहाँ से ए कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस आर मिलेगा, इससे ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इतना डिवाइडेड बाई इतना करेंगे तो आपको आर स्क्वायर इक्वल टू 4 मिलेगा। तो आर का वैल्यू आपका प्लस माइनस 2 ही आएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग जीपी है इसलिए आर का वैल्यू 2 होना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे आर का वैल्यू 2 पुट किया, तो आर का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ से 2 प्लस 1 3 होगा, तो ए का वैल्यू कितना होगा, 1 होना चाहिए था, मगर ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं दिया हुआ है कि नहीं, कोई बात नहीं, तो हम ये वाला टर्म ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं a बाई आर क्यूब प्लस a बाई आर अगर लेता हूँ फर्स्ट 2 टर्म, इतना इक्वल टू 3 कह दूँ, और ए आर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू कितना कह दूँ मैं, 12 ले लेता हूँ। तो यहाँ से है ना, फर्स्ट से अगर आपने a कॉमन लिया और r कॉमन लिया तो आपको 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, इतना इक्वल टू 3 है। सही है, एक ये टर्म। तो इस टर्म को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, a बाई आर 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म आपको ए आर क्यूब मिल रहा है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3 मिल रहा है, और सेकेंड टर्म आपका ए आर प्लस ए आर क्यूब, ऐसा हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म में आप ए कॉमन ले सकते हो, आर कॉमन ले सकते हो, तो आपको 1 प्लस आर स्क्वायर मिलेगा, और ये दोनों टर्म का एडिशन आपका 12 है। ठीक है, तो अभी भी अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 12 डिवाइडेड बाय 3 अगर किया जाए तो देखो ए आर 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर हो, इससे ही कैंसिल आउट, ए से ही कैंसिल आउट। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हाँ ये सर। 4 देगा और इस ये ऊपर चले जाएगा, तो r की पावर 4 हो जाएगा, r की पावर 4 इक्वल टू 4, है ना बेटे, ऐसा हो जाएगा। हाँ, यहाँ से r इक्वल टू कितना आ गया, 4 की पावर 1 बाय, क्या आप डायरेक्टली रूट 2 लिख सकते हो, और क्या √2। r इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे पुट करेंगे रूट 2 वाला वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तब तो ये रेशनल में आ जाएगा ये टर्म। सर ये क्वेश्चन में दिक्कत लग रहा है। सही पर बात सर है, हमें तो ऐसा पूछा है, ए और बी पूछा है ना। ए हाँ और सर। बी, मगर आपने ए तो निकाला ना, सॉरी ए निकाला हमने, ए तो निकाला, यहाँ से स्टार्ट किया ना। सर पर अल्फा और बीटा मतलब रिलेशन कैसे हो सकता है, क्वेश्चन में दिया है पर ए का भी निकलेगा तो अल्फा अलग सर होगा। मैं वो कह रहा हूँ, आपने ए निकाला पर ये तो डिफरेंस वाला है, ये सम वाला ए अच्छा, है ना, सॉरी हमने वो सॉरी वाला ए सॉरी, निकाला। हाँ, अरे सही बात है, मैं अल्फा और बीटा मान के चल रहा हूँ उसको, जो ए भी दिया है ना, मेरे दिमाग में था कि हम अल्फा बीटा निकाल रहे हैं, सॉरी। तो ये वाला ए कोई दूसरा है, इसको हम ए डैश कर देते हैं भाई, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, अपना सही है बेटे ये। तो अगर मुझे ए निकालना है तो ए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये अल्फा इंटू बीटा होगा, और बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट गामा इंटू डेल्टा। तो ए क्या हो जाएगा आपका, अल्फा कितना हो गया, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 1
और ए आर हो गया 2, ए आर स्क्वायर हो गया 4, ए आर क्यूब हो गया 8, है ना? सही है। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ये डेल्टा हो गया। तो पहले दो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 32। तो 2 and 32 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। आ गया सी ऑप्शन। हाँ अरे मेरा, मैं वो सोच रहा था वो अल्फा बीटा लिखा है, बार बार वहीं पे हम भी दिमाग सर जा वही रहा है। सोच रहे थे, पर फिर हमें पता चला ये तो कोई और ही है। ये कुछ और ही है, सही बात। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हो जाएगा क्या? इन ए जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म, द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज। उसके लिए तो आपको ना cos 18 और sin 18 की वैल्यू पता होनी चाहिए भाई पहले तो, ठीक है। देखो आपसे क्या बोला गया है कि ए जीपी ऑफ ए पॉजिटिव टर्म एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म। तो अगर आप जीपी कहीं से लिखना शुरू करते हो, ए आर टू दी पावर मान लो एन से लिखना शुरू किया, तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, ए आर प्लस 1, और उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कह रहा था जीपी एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म। तो कोई भी टर्म इसके इक्वल है नेक्स्ट टू टर्म के समेशन के तौर पे इसको लिखा जा सकता है। तो भाई ए तो कैंसिल आउट हो गया, आर की पावर एन हो गया, यहाँ से आर की पावर एन कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 मिले, सॉरी आर मिलेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली आपको 1 इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर मिल गया, और ये आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर का जो वैल्यू है वो आपको माइनस, क्या लिख सकते हैं इसे, -1 प्लस -2 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर में 1 आएगा, -4 AC, तो ये -1 है डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो -1 प्लस -√5/2, है ना। तो √5 - 1/2 किसका वैल्यू आता है वो आप चेक कर लेना। क्लियर है? cos 18 या sin 18? cos 36 का वैल्यू √5 - 1/2 होता है, तो sin 18 ही होगा। क्लियर है? अच्छा निकालना आता है कि नहीं पहले ये बताओ मुझे वैल्यू। हाँ बेटे, हाँ सर। sin 18 का वैल्यू निकालना आता है आपको या नहीं आता है? हाफ एंगल से मतलब पहले सर ने 36 का सिखाया था, अच्छा फिर उसके हाफ एंगल में करके 18 का सिखाया। हाँ, तो ऐसे ही किया होगा ना, 90 इक्वल टू 5 ऑफ x करके, तो 18 हो जाएगा। इसको हमने 3x प्लस 2x लिख लिया, इसको 90 ले लिया, तो आप एक किसी एक को इधर ले नहीं लो। सर ऐसे नहीं सिखाया था। तो ये सर आप 90 सिखा दो। इसको ऐसे लिख लो, है ना। अब तुम साइन ले लो, साइन ऑफ साइन 30 ले लिया, सॉरी 3x लिया, तो यहाँ पे साइन ले लो, तो ये 90 - 2x हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया फिर से देखो, 90 को 5x ले लिया, 5 से डिवाइड करोगे 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 5 या 90, तो 5x को मैंने 3x और 2x लिख लिया, 3x इक्वल टू 90 - 2x हो जाएगा, साइन ले लिया दोनों तरफ। अब यहाँ पे फॉर्मूला अगर अप्लाई कर देता हूँ तो 3 sin x - 4 sin क्यूब x, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, ठीक है। cos 2x को साइन में क्या लिख सकते हो आप, 1 - 2 sin स्क्वायर x। क्लियर है? ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना बेटे। हाँ तो अब आप ये देखो, यहाँ से 4 मिला, साइन क्यूब x मिला, और -2 साइन स्क्वायर x मिला, -3 sin x आया, और +1 आ गया इक्वल टू 0।
सही है, तो ये इक्वेशन हो गई। और इस इक्वेशन को आप t से रिप्लेस कर लो तो 4t³ माइनस 2t² माइनस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अगर t की जगह 1 पुट करूंगा तो सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं, हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा ना? हो जाएगा, हो तो जाएगा। अगर t हाँ इक्वल टू हाँ 1 पुट करने पे सेटिस्फाई हो रहा है तो ये इसका सॉल्यूशन है, यानी फैक्टर है इसका। हाँ तो इसका एक फैक्टर है मेरा t माइनस 1, तो t माइनस 1 इज द वन फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर इसका एक फैक्टर t माइनस ऑफ 1 है तो t माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ भाई, तो t माइनस ऑफ 1, t माइनस ऑफ 1, देखो इस तरह से मैं फैक्टर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं 2-3 बार लिख दूँ, t माइनस ऑफ 1, t माइनस ऑफ 1, t माइनस ऑफ 1। अब क्या हाँ है सर, कि अब ये तो आता है, ये आता है। क्या आता है ना, तो इसका फैक्टर कर हाँ लेंगे और फैक्टर करने के बाद आपको फिर से यही वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ये तो यहाँ पे मिला है। डायरेक्टली ले लेते हैं, देखो अभी यही आ जाएगा कि नहीं वो देख लेते हैं। एक हमने ले लिया फैक्टर t माइनस 1, दूसरा फैक्टर होगा t² प्लस t माइनस 1, ठीक है, हाँ, मल्टीप्लाई करो, t³ आएगा, ठीक है। t³ प्लस t² माइनस t। साइन 90 माइनस थीटा cos 2t x हो गया। चलिए, अच्छा एक चीज करते हैं, अगर मान लो कि मैं इसकी जगह पे ना यहाँ पे जो है, मतलब साइन लेने में थोड़ा ऐसा क्यूबिक बन रहा है, अगर इसकी जगह मैं cos लेता हूँ तो cos ऑफ 3x इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस 2x, ठीक है। ऐसा नहीं, इससे नहीं होगा, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, देखो cos लेंगे तो ना डायरेक्टली आ जाएगा। cos अगर लिया तो cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ऐसा लिखा जा सकता है। और यहाँ पे sin 2x आ जाएगा, और sin 2x को आप 2 sin x और cos x लिख सकते हो, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ तो ये देखो कि इसमें से अगर cos कॉमन ले लेता हूँ ना, cos ऑफ x अगर कॉमन लूंगा तो 4 cos स्क्वायर x आएगा माइनस ऑफ 3 आएगा, और यहाँ से अगर आपने cos x लिया है तो cos ऑफ x 2 इंटू साइन ऑफ x, समथिंग ऐसा हो जाएगा। इस cos से ये cos कैंसिल आउट हो गया, इस cos को आप साइन में कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है। 4 आया माइनस 4 साइन स्क्वायर x होगा माइनस ऑफ 3 होगा इक्वल टू 2 साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो, इस 4 को इधर ले लोगे तो 4 आएगा, साइन आएगा, स्क्वायर आएगा, x आएगा, 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आएगा, और इसको ये 2 आया, साइन x आया, है ना, और प्लस, सॉरी माइनस ऑफ 1 आ गया, माइनस ऑफ 1, ऐसे ही हो रहा है क्या? फिर से देख लेते हैं, 4 माइनस 3 क्या, 1 आया, 1 को इधर लाएंगे, माइनस ऑफ 1 होगा, ये 2 साइन एक्स है, और उसके बाद हाँ यहाँ पे सर, आने वाला वैल्यू कितना हो गया, 4 साइन एक्स, बराबर है। वो इधर आएगा तो ऐसा हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से साइन एक्स का जो वैल्यू है, साइन एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में 4 आएगा माइनस 4 ए सी, तो माइनस माइनस 4ac, तो 4 इंटू माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 हो गया, माइनस ऑफ 2 आया, प्लस माइनस 16 प्लस 4 कितना हो गया, 18 हो गया, सॉरी 20 हो गया, डिवाइडेड बाई 8 हो गया, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ, देखो 2 से डिवाइड करो, है ना, तो 1 होगा, प्लस माइनस यहाँ से कितना होगा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, तो रूट ओवर 5 आएगा, डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, हाँ या ना। तो साइन ऑफ 18 का जो वैल्यू है वो आपका, और ये वैल्यू जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऐसा होगा, है ना। और हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 5 माइनस 1 बाई 2 आ रहा है, तो 2 है तो एक 2 को इधर ले जाना पड़ेगा भाई, तो रूट 5 माइनस 1 बाई 2 करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 18 आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, इतना मल्टीप्लाई 2,
ये सही है। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ मेरे सर। बच्चे समझ में आ गए बेटे? हाँ हाँ सर, आ सर। गया। चलिए एजीपी के क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है 3+1/3, 3 ऐड किया है, डी है, 2d है, 3d है, इस तरह से जा रहा है आपके नाम। नीचे जीपी है और आपका ऊपर जी वो दिया है, एपी है। हो जाएगा कि नहीं ये बताओ पहले। डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हम्म, एस इक्वल टू दिया है 3+1/4, 3+d 1/4 स्क्वायर 3+2d, और ऐसे जो टर्म है वो इंफिनिटी तक का जा रहा है, और इसका जो वैल्यू है वो 8 गिवन है। तो इंफिनिटी तक अगर जा रहा है तो एस इक्वल टू, ये एजीपी है, सही है। यहाँ पे आने वाला जो टर्म है ये एपी में है, और आगे आने वाला जो टर्म है वो आपका इसमें है, जीपी में। तो अगर एपी और जीपी के में टर्म दिया होगा तो इस टर्म को, है ना, अब किसके नीचे आप लिखना शुरू करोगे? यहाँ पे लिखना शुरू कर दोगे। तो अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे लिखना शुरू कर दूँ, तो आप देखो आपको क्या मिलेगा, 4 स्क्वायर 3+d, और इस तरह से आपके टर्म्स ही जाएंगे अप टू इंफिनिटी तक। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो s माइनस s/4, फर्स्ट टर्म 3 आएगा, 3/4 में से 3/4, यहाँ पे 3/4 है, और इस 3/4 से ये 3/4 कैंसिल आउट होगा, तो बस आपको d/4 मिलेगा। यहाँ पे आपको d/ देखो 3/4 स्क्वायर 3/4 स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ 2d है, यहाँ पे d है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, d/4 स्क्वायर, और ऐसे जो टर्म है आपको इंफिनिटी तक का जा रहा होगा, और इसका वैल्यू 8 दिया होगा। ये 3s/4 इक्वल टू 3+d, और इसमें आने वाला जो टर्म है ये एपी बना रहा है, 1/4 स्क्वायर अप टू ऐसे करके इंफिनिटी तक का। ठीक है, तो आप ये देखो, इसे आप कैसे लिख सकते हो, 3s/4 इक्वल टू 3+d, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो 1/r। सही है। इंफिनिटी जीपी जो होता है तो वो क्या लिखते हैं, a/1 - r। हाँ या ना, ऐसे ही होगा। हाँ। चलिए बेटे, तो ये हो गया आपका। तो इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, 3+d टाइम्स ऑफ 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4। तो 1/4 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3 प्लस क्या आ गया, d/3, और ये जो वैल्यू है 3/4 के इक्वल है, तो s इक्वल टू कितना होगा, 4/3 टाइम्स ऑफ 3 प्लस d/3, और इसका जो वैल्यू है वो 8 है, जो सम है। तो 4 से पहले ये कैंसिल आउट हुआ, ये 2 हो गया, 3+d/3 इक्वल टू कितना हो गया, 2 इधर गया तो 6, तो d/3 इक्वल टू 3 आ गया, तो यहाँ से d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। अभी बताओ किस किस को समझ में आया? किसका क्वेश्चन था? एजीपी का क्वेश्चन था, और एजीपी के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी आपका कॉमन रेशियो आता है उस कॉमन रेशियो से एस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर आपका सेकंड टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म लिखते हैं, थर्ड टर्म के नीचे सेकंड टर्म लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर यहाँ से समीशन निकाल लेते हैं। आपने ये वाला लेक्चर देखा मेरा? हाँ सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ना सर, आप कराओ ना। सब मैं करा दूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है इसमें, लॉग ऑफ 2 दिया है, एक्स दिया है बेटे। सेकंड क्या दिया है, log ऑफ 2 दिया है, √x है। √x को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हो ना।
और x की पावर 1/4, और ये जो टर्म एक्सप्रेशन आपका गया है अप टू इंफिनिटी तक का जा रहा है और इसका वैल्यू 4 दिया, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा log, यहाँ पे आपका जो टर्म है log 2x, इसमें 1/2 सामने ले लोगे, 1/4 सामने ले लोगे तो इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। अच्छा log ऑफ 2 बेस x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिला, 1 + 1/2 + 1/4 अप टू इंफिनिटी तक का। अब बताओ, अब तो हो ही जाएगा। अंदर क्या आ रहा है, ये क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन जीपी है आपका, है ना। तो अगर हाँ जीपी है तो इसका फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - 1/r इतना इक्वल टू 4 हो गया। तो log ऑफ 2 बेस x इंटू 1/1/2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से log ऑफ x बेस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, है ना। अरे बेटे क्वेश्चन देखोगे, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। देखो मैथ्स के हाँ क्वेश्चन जब तक आप ढंग से पढ़ोगे नहीं तब तक का ऐसा होगा कि हो सकता है कि क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, मगर कई बार कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वो भी देखने में ऐसे ही लग रहा है अपने को, मगर वहां पे आप देखोगे कि ये भी एजीपी के फॉर्म में है। तो 12 वाला क्वेश्चन और 13 वाला जो क्वेश्चन है, ये दोनों ही मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन सर नंबर, करवा दो ना। हाँ हाँ बेटे सब मैं करा दूँ, उसके बाद नहीं मतलब 14-15 छोड़ दो, वो चलेगा, एचपी का एकदम इजी हो जाएगा। एचपी का इजी है तो मैं 13 करा दे रहा हूँ, 12 आपके लिए छोड़ो। क्वेश्चन 12 है आपका 1 + 2 टाइम्स ऑफ 1 + 1/n, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 + 1/n का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके टर्म है और अप टू इंफिनिटी तक का जा रहा है। आपसे पूछा है कि ये किसके इक्वल है, तो किसके इक्वल है ये बताने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो समीशन ले लेना है भाई। अब आप ये देखो, यहाँ पे आने वाला जो नंबर है, ये नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके जो नंबर है वो एपी में है, और जीपी में कौन सा टर्म है, ये, इसकी पावर यहाँ पे 1 है, इसकी पावर यहाँ पे 2 है, ये वाला एक्सप्रेशन आपका जीपी में, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, पहले तो समीशन लिखना है। तो 1 + 2 टाइम्स ऑफ 1 + 1/n ये ले लिया, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 + 1/n का होल स्क्वायर, ऐसा होगा, और अब तो इंफिनिटी तक का लेंगे। और अब जो है ना, s को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हमें r से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर मैं इसे r से मल्टीप्लाई करूंगा तो r का वैल्यू क्या है, 1 + 1/n, ठीक है, ये है r का वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म को r से मल्टीप्लाई करके सेकेंड टर्म के नीचे आप लिख दो। तो अगर मैं लिख दूंगा तो यहाँ पे 2 होगा, सॉरी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अपने को क्या करना हाँ है, ये जो r है, इस r से इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1/n हो जाएगा, और इससे आप इसको सेकेंड टर्म के आप नीचे लिख दोगे। तो सेकेंड टर्म के नीचे लिखोगे तो ये 1/n हो गया बेटे। यहाँ पे आपको 2 टाइम्स ऑफ 1 + 1/n का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही ये टर्म इंफिनिटी तक का जाएगा। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो s - 1 + 1/n s होगा, और फर्स्ट टर्म आपका 1 होगा, उसके बाद 1 + 1/n आएगा। क्यों, क्योंकि 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा c में, तो आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 + 1/n का होल स्क्वायर, और ये आपको इंफिनिटी तक का जाएगा। तो अगर ये इंफिनिटी तक का जा रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आने वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की अगर आप बात करोगे तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये देखो, ये ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है, ये क्या आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो है ये ग्रेटर देन 1 है ना, या तो मेरा जो n हो, यहाँ पे आने वाला जो n हो वो निगेटिव हो जाए।
अगर इसी में s में से s सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -1/n इंटू s आ जाएगा। सही है, ऐसे आएगा। तो मैं क्या मान के चलता हूँ कि अगर ये इंफिनिटी तक का जा रहा है तो यहाँ आने वाला जो एक्सप्रेशन है 1/n ये लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब जो n वाला टर्म है वो निगेटिव होना चाहिए, समझिए। ठीक है, तो अभी आपके पास इंफिनिटी जीपी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस 1 प्लस 1/n, समथिंग आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो 1 बाई क्या मिलेगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, -1/n, इसने मुझे -n दिया। ठीक है, तो अब देखो s माइनस से माइनस कैंसिल, n इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा, n²। आया ना? ठीक है, तो s इक्वल टू कितना हो गया आपका, n²। अभी आप ये देखो, हाँ एक बात का ध्यान रखना, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, ये 1 प्लस समथिंग है, 1 प्लस समथिंग है तो ये इंफिनिटी जाएगा। देखो अगर 1/n का जो वैल्यू है अगर ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो ये ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ा हो गया। तो अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो उस केस में जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ते जाएगी ये इंफिनिटी को जाते जाएगा। तो उस केस में इस पूरे का जो सम होता है वो इंफिनिटी हो जाता है बेटा। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई जीपी है और वो इंफिनिटी तक का जा रही है तो उस केस में हम क्या कंसीडर करते हैं कि इसका जो आर वाला वैल्यू होगा, ठीक है, कॉमन रेशियो जो होगा वो आपका लेस देन 1 होना चाहिए। क्लियर है ये बात? बेटा क्लियर है? हाँ सर। समझ में आ गया यहाँ तक का? हाँ सर। हाँ तो इतना ही करते हैं आज। सर करवा दो ना। अभी मेरा 7 बजे से उनका क्लास है ना यार, 12th वालों का। अरे सर। तो मैं एक काम करता हूँ ना, आपको इसके आगे का जो क्वेश्चंस है वो पीडीएफ बना के भेज दूंगा। आप एक बार ट्राई करना कि नेक्स्ट क्लास में भी हम यही डिस्कस करेंगे, है ना? हाँ ओके इस सर। पर अपनी हाँ जो सीट है ये मोशन वाली, जो ये सीट भी कंप्लीट कर लेंगे। और एक हमारे हाँ पास क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन अभी बाकी है तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे। बेटा ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद जाके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ सर। एटलीस्ट ये इंश्योर तो कर लें कि भाई हमारा क्वाड्रेटिक और ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। हम्म। चलिए।